सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एसएससी सीपीओ 2025 के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी आपको मेरे से ही क्यों देखनी चाहिए, इसके लिए मैं एक बेसिक सी बात बस आपसे कहता हूं कि सीपीओ 2017 का पेपर मैंने दिया, और न सिर्फ वो पेपर दिया, मेंस में ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा मार्क्स मैंने हासिल करे, यानी कि मेंस का मैं टॉपर था। ओवरऑल अगर आप मेरी रैंक देखते हो तो रैंक 29 थी, यानी कि रैंक 29 के साथ में मैंने पेपर क्लियर किया। उसके बाद में मैंने जॉब ज्वाइन भी की और काफी टाइम तक सर्विस में रहा। उसके बाद में जब मैंने जॉब वहां से निकल के पढ़ाना स्टार्ट करा तो बहुत सारे मेरे बच्चों को मैंने पढ़ाया, और पढ़ाने के साथ में उनको सेलेक्ट करवाया। सीजीएल में भी बहुत सारे और सीपीओ में भी मल्टीपल सिलेक्शंस हमने दिए। दिल्ली पुलिस में बहुत सारे सब इंस्पेक्टर हमसे पढ़ के लगे, उसके अलावा सीआईएसएफ, उसके अलावा सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, हर जगह हर डिपार्टमेंट में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सब इंस्पेक्टर के रूप में सेलेक्टेड हैं। इसके अलावा सीजीएल में तो बहुत सारे हैं। तो सीपीओ के लिए अगर प्रॉपर गाइडेंस आपको कहीं से मिल सकती है तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या आपको करना है, और किस तरीके से आप इंश्योर कर सकते हैं कि सीपीओ 2025 में आपको एक पोस्ट पक्की मिल जाए। आइए शुरुआत करते हैं। और भाई, मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जितनी भी बातें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये सब चीजें किस चीज पे बेस्ड है। देखो, स्मार्ट प्लानिंग, स्मार्ट वर्क बराबर सक्सेस। आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ में भाई एकदम गधे की तरह से लगे रहने से ही सिलेक्शन नहीं मिलता है। आज जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की चीजें आप लोगों ने आज देख रहे हैं, चारों तरफ नेगेटिविटी है, चारों तरफ पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ऐसे में हम क्या ऐसी चीजें करें कि पॉजिटिव रह के और सफलता आसानी से पा लें, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब भी हम बात करते हैं सफलता की, तो सफलता के लिए मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें आपका हार्डवर्क एक फैक्टर है, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो आपके लिए गाइडेंस है, जो आपका स्मार्ट वर्क है, वो भी एक फैक्टर है। तो उन चीजों पर हम बड़े अच्छे से बात करेंगे। बहुत लॉजिकल बातें करूंगा, कोई आपको इधर उधर की बातें फेंकूंगा नहीं, और कंप्लीट आपको प्लान बताऊंगा कि आप किस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये क्या क्या डिस्कस इसमें होने वाला है ये आप देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न से लेके, प्लानिंग से लेके, रिसोर्सेज से लेके, नोट्स और रिवीजन, बुक लिस्ट आपको कौन सी चाहिए, पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस हो गई, मॉक टेस्ट की क्या वैल्यू है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें, एनालाइज कैसे करें, और रीडिंग के क्या क्या सोर्सेज आपके रहने चाहिए, उन हर एक चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश के बारे में नहीं है, ये आपकी लगभग सारे सब्जेक्ट के बारे में है। इंग्लिश में थोड़ी सी डिटेल आपको ज्यादा रहेंगी। सबसे पहले जो पेपर का पैटर्न रहता है भाई, आपका फॉर्म अभी ओपन चल रहा है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप फॉर्म भर दीजिए टाइम से। फॉर्म भरने के बाद में जो सबसे पहली स्टेज है वो होती है आपका प्रीलिम्स का पेपर। प्रीलिम्स के पेपर में जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनका होता है फिजिकल। फिजिकल के टाइम पे एक बात ध्यान रखना, अगर आप दिल्ली पुलिस को कंसीडर करके चल रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। फिजिकल, जिसको पीएसटी और पीईटी कहा जाता है। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग रहती है 1600 मीटर की, उसके अलावा 100 मीटर का भी एक स्प्रिंट रहता है, गोला फेंकना रहता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब चीजें रहती हैं, चेस्ट वगैरह नापते हैं, हाइट वगैरह नापते हैं। ठीक है, जो लोग फिजिकल को क्लियर करके आगे चले जाते हैं, फिर होता है मेंस का एग्जाम। ठीक है, और मेंस के बाद में आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद में सिलेक्शन होता है। तो ये आपकी स्टेज रहती है। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसमें ये 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश। अब की बार एक नया सिस्टम ये लगा है। पहले क्या था कि 4 सब्जेक्ट हैं, चारों के 50-50 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो यानी कि 50-50 नंबर है, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, 2 घंटे का समय। अब की बार सब कुछ सेम है, समय 2 घंटे का ही है, लेकिन क्या करा है कि टाइमर लगा दिया कि भाई साहब अब आप सीधे, आप जैसे ही पेपर को खोलोगे आपको सीधे रीजनिंग दिखाई देगा, और उस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, और सिर्फ 30 मिनट आपको रीजनिंग के लिए मिलेंगे। पहले बच्चे क्या किया करते थे कि भैया पेपर देखा, फटाफट से जीएस निपटा दी 10 मिनट में, और बाकी के जीएस के जो 20 मिनट बचे वो मैथ्स में लगा दिए। इंग्लिश निपटा दी 15 मिनट में, 15 मिनट जो इंग्लिश के लगे वो रीजनिंग पे लगा दिए। तो बच्चे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करते थे, अब ऐसा नहीं है। तो यानी कि अब आपको रिन्यूड स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा, नए तरीके से चलना पड़ेगा। अब क्या होगा, इस ऑर्डर में ही आपका पेपर जहां तक आएगा, यानी कि सबसे पहले सीधे आपके सामने रीजनिंग आ गई। यहां पे आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप जब मॉक टेस्ट लगाएं, जब आप तैयारी करें, या तो मॉक टेस्ट की जितनी भी वेबसाइट है उन पे टाइमर वाला सिस्टम आ ही जाएगा। अगर टाइमर वाला सिस्टम नहीं भी है तो आप अपने लिए टाइमर सेट करके ही चलें कि शुरुआत में आपको रीजनिंग ही करना है, और 50 के 50
क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो 30 मिनट के अंदर। इसके लिए आपको कुछ कुछ स्मार्ट तरीके सीखने पड़ेंगे रीजनिंग में। तो ऐसे ही रीजनिंग हो गया, सेम जीएस है उसके बाद में। जीएस में अब आपके पास में बहुत समय है, 30 मिनट 50 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ये कोशिश करनी है कि आप जितने भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें वो अच्छे से पढ़ पढ़ के करें। अभी से आदत बनानी है आप लोगों को। क्यों? ऐसा नहीं हो कि 10 मिनट में पेपर को निपटा के 20 मिनट में आलस आपके शरीर में आ जाए, जब तक मैथ्स पे पहुंचे तब तक आधा नींद में पहुंच जाओ, है ना। ऐसे फिर इंग्लिश है, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये प्रीलिम्स का इस तरीके से पेपर होगा, 30-30 मिनट ही है। 50 क्वेश्चन को 30 मिनट में अटेम्प्ट आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। जैसे ही आपका आगे जीएस आ जाता है तो रीजनिंग के क्वेश्चन हट जाएंगे, आप वापस नहीं जा सकते हो। यानी कि 30 मिनट के अंदर ही रिव्यू करना है, 30 मिनट के अंदर ही मार्क करना है, सब कुछ आपको 30 मिनट में करना है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सीपीओ मेंस के पेपर की, तो मेंस का जो पेपर है उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है और वो सब्जेक्ट है इंग्लिश। आपका इंग्लिश के 200 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। प्री में भी और मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स काटे जाते हैं, यानी कि 1/4 जो नंबर है वो काट लिया जाता है। तो लेकिन अब आप देखोगे 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर रहते हैं। एक चीज जो इसमें खास है वो ये है कि 2 घंटे का समय है और 2 घंटे के समय को भी 30-30 मिनट के सेक्शन में बांटा गया है। यानी कि 200 क्वेश्चन आपके एक साथ नहीं आएंगे। जैसे ही पेपर शुरू होगा आपको 50 क्वेश्चन दिखेंगे, 30 मिनट तक वही 50 क्वेश्चन दिखेंगे। जैसे ही 30 मिनट कंप्लीट होते हैं वो 50 क्वेश्चन चले जाएंगे, अगले 50 क्वेश्चन आ जाएंगे और फिर से 30 मिनट का टाइमर शुरू हो जाएगा। अगले 30 मिनट तक वही 50 क्वेश्चन है और वही 30 मिनट आपके पास है। जैसे ही वो 30 मिनट पूरे होंगे वो 50 भी चले जाएंगे, नए 50 आ जाएंगे और नए 30 मिनट आ जाएंगे। इस तरीके से चारों बार आपका इस तरीके से सेक्शंस रहने वाले हैं। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अगर हम बात करते हैं कि इंग्लिश का क्या क्या रोल रहता है, तो सबसे पहले इंग्लिश पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं टीयर 1 में लगभग 50 में से 15 क्वेश्चन ग्रामर पे बेस्ड रहते हैं और वोकैब के लगभग 25 क्वेश्चन रहते हैं और रीडिंग के लगभग 10 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये आपका लगभग प्री में पार्ट रहता है, ठीक है। इसके बाद में जब आप मेंस की बात करते हो ना, तो मेंस में क्या रहता है, 90 से 95 क्वेश्चन आपके ग्रामर पे बेस्ड आ जाते हैं, 30-35 वोकैबुलरी पे रहते हैं और 70 से 75 से 80 आपके लगभग कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड रहते हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका रहता है, ठीक है। इसमें भी अगर देखें कि एरर के कितने हैं इंप्रूवमेंट के, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। कॉमन एरर प्री में 5 आते हैं लेकिन मेंस में 20 आते हैं, जो एरर डिटेक्शन जिसको आप बोलते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप देखेंगे 5 प्री में आते हैं, 22 तक 20 से 22 लगभग आपके मेंस में आते हैं। देखो ये नंबर ना आगे पीछे भी हो जाते हैं थोड़े बहुत, ये एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन पिछले अगर 3-4 साल का एनालिसिस देखते हैं उस पर बेस्ड है। ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक की, तो 5 आते हैं प्री में और 5 ही आते हैं मेंस में, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वॉइस नरेशन सबसे बड़ा डिफरेंस लाते हैं। वॉइस नरेशन जो कि ग्रामर का ही पार्ट है, प्री में जनरली इनको नहीं पूछता है सीपीओ में, लेकिन मेंस में 20 और 25 इतना पूछ लिया जाता है। ऐसे ही सिनोनिम एंटोनिम यहाँ भी 5-5 है, यहाँ पे 3-4 आता है। वन वर्ड्स 5 आते हैं, यहाँ पे 10 आते हैं। इडियम्स 5 आते हैं, यहाँ पे 10 आते हैं। मिस स्पेल्ड 5 आते हैं, यहाँ पे 3-4 आते हैं, ठीक है। यानी कि सिनोनिम एंटोनिम और स्पेलिंग ये थोड़ा सा कम रहता है मेंस में, वन वर्ड्स इडियम्स ज्यादा रहता है ना। पीक्यूआरएस सामान्यतः प्री में नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पे 20 पूछता है पूरे। यहाँ पे क्लोज टेस्ट सामान्यतः प्री में 5 क्वेश्चंस होते हैं, यानी एक क्लोज टेस्ट। यहाँ पे आपके 5 क्लोज टेस्ट भी रहते हैं, या कई बार ऐसा होता है 3 क्लोज टेस्ट होते हैं, जिसमें से 2 10-10 नंबर 10-10 क्वेश्चन के होते हैं और बाकी बेसिकली आपका जो एक होता है 5 का रहता है। तो कई तरीके से पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अगर हम बात करते हैं तो 5 क्वेश्चंस रहते हैं प्री में, लेकिन मेंस में आपके 30 तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका लगभग पैटर्न रहता है, ठीक है। तो ये आपका रहता है कि इस पे बेस्ड आपको तैयारी करनी है, इस तरीके से तैयारी करनी है। अब मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज कहां से करनी है। सबसे पहले वोकैबुलरी लर्न आपको कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। देखो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी वीडियो 2025 वालों के लिए है, अब बहुत समय नहीं है, नवंबर दिसंबर आपका पेपर का टाइमिंग है, लगभग 1.5-2 महीने का समय है। इस टाइम पे मैं अगर आपसे ये कह दूं कि भैया एक काम करो, एक एक शब्द की ट्रिक बना बना के याद करो, वो पॉसिबल नहीं होता है। मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं कि वोकैबुलरी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता क्या है। जैसे ये किताब मेरे पास में है, ठीक है। मैंने यहां से जैसे सबसे पहले वन वर्ड्स इसमें दे रखे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैं वन वर्ड पढ़ना शुरू करता हूं। पहले पेज पे 25 वन वर्ड है, मैंने 25 ऐसे इसी तरीके से पढ़े कि एन एरिया वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द फूड, तो एबेटर उसको बोल देते हैं। अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, इसको एब्रीविएशन बोल देते हैं। एब्रीविएशन यानी कि जब शॉर्ट कर लेते हैं। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, थ्रोन को छोड़ने की जो एक्ट होती है उसको एब्डिकेशन बोल देते हैं। थ्रोन यानी कि राज सिंहासन को त्यागना एब्डिकेशन होता है। इस तरीके से मुझे 25 के 25 पढ़ लेने। इस तरीके से मैं 4-5 बार इनका रिवीजन कर लूंगा।
मान लीजिए मैंने 5 बार इनका रिवीजन कर लिया, फिर मैं क्या करूंगा, अपना फ़ोन है या कोई और चीज़ ले ली, कोई कागज़ ले लिया, फिर उसको ऐसे रखूंगा इस पे किताब पे, फिर मैं पढ़ पढ़ के देखूंगा कि यार एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन क्या था क्या था क्या था, याद है तो ठीक है, याद नहीं है देखो या तो याद आ जाएगा कि एब्डिकेशन था, अगर याद नहीं है तो यहाँ पर मैं एक स्टार लगा लूँगा, जो जो याद है उन पर मैं कुछ नहीं करूँगा, बाकी पे स्टार लगा लूँगा। इससे क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। जब आपने 4-5 बार रिवाइज कर लिया तो ये श्योर है, ये सर्टेन है कि आप उनमें से बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। अगर आपने जब पहली बार आप पढ़ने लगे, बिना रिवीजन करे, बिना कोशिश करे, शुरुआत में ही आपने ट्रिक बनाने की कोशिश करी, तो क्या होगा कि जितने शब्द उतनी ट्रिक्स, कंफ्यूजन बहुत सारा होगा। अगर आपने 5-6 बार रिवीजन कर लिया, देखो वोकैब को अल्टीमेटली याद रखने का तरीका यही है कि किसी भी चीज़ को जितनी बार हम पढ़ते हैं, जितनी बार हम देखते हैं, उतना ज़्यादा याद रहता है। जब एक शब्द को हम बड़े अच्छे से निहार निहार के देख रहे हैं तो वो याद रहने की संभावना है। तो एक तो जब 5 बार उसको पढ़ा तो 5 बार सिर्फ पढ़ा नहीं, उसको 5 बार हमने अच्छे से देखा, इसका मतलब है याद रहने की संभावना है। दूसरा, जब हम किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं तो भी वो चीज़ याद रह जाती है, इसीलिए तो लोग बोल बोल के पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है जब हमने 5 बार पढ़ा तो बोला भी कहीं ना कहीं उसको, तो हो सकता है उसमें से बहुत सारे शब्द बोलने की वजह से याद रह जाएं। कुछ शब्द क्योंकि हमारे माइंड में जो वो घूम रहे थे, जब हम उनको पढ़ रहे थे तो घूम रहे थे, तो कुछ माइंड में घूमने की वजह से। तो क्या होगा कि जब आपने 4-5 बार रिवीजन कर लिया तो ज्यादातर शब्द, एटलीस्ट 60% शब्द ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे। अब जो बचे हुए 40% है, अब आपको ट्रिक्स उनमें ही यूज करनी है। अब बचे हुए 40% में से कुछ को देख लो, हो सकता है रूट वर्ड की वजह से याद हो जाए, कुछ रूट की वजह से याद हो जाएंगे, कुछ कैसे होंगे कि हो सकता है रूट की वजह से नहीं याद हो रहे लेकिन किसी दूसरे शब्द से रिलेट करके याद हो गए। समझ रहे हैं? जैसे एक आपका होता है अब्सॉल्व करना। अब्सॉल्व करना, मान लीजिए आपको पता है कि अब्सॉल्व करने का मतलब है किसी को पार्डन कर देना, माफ कर देना, ठीक है। सो अब्सॉल्व करना यानी कि किसी को माफ कर देना। एक वहीं से आपका अब्सोल्यूशन आ जाता है। एब्सोल्यूशन बेसिकली वही माफ करने की एक्ट, ठीक है। तो यानी कि अब्सॉल्व वर्ब थी, एब्सोल्यूशन उसका नाउन आ गया। इसका मतलब है कि हम यहां से समझ सकते हैं कि अब्सॉल्व से ये शब्द याद हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रिलेट करके याद हो जाएंगे। कुछ शब्द कैसे होंगे जो वैसे याद नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए आप कोई अपने माइंड में स्टोरी बनाएंगे, कोई कहानी उससे संबंधित बना ली शब्द से, जो भी आप अपने मन में बना सकते हैं। अगर जो वैसे भी याद नहीं रह रहे हैं तो लास्ट में दे रट्टा दे रट्टा दे रट्टा, 2-4 शब्द बचेंगे, मार दीजिए रट्टा ढंग से। इसी तरीके से आपको वोकैब पे चलना है। ये नहीं करना है कि पहले से ही सारे के सारे आपने पहली बार में स्टोरी बना बना के याद करने लग गए, नहीं तो ट्रिक ज्यादा होंगी और शब्द कम होंगे, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है लर्न करने का, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे लोग पिक्चराइजेशन मेथड लगा सकते हैं कि भैया क्या करो कि पिक्चर्स बनाओ अपने माइंड में, किसी शब्द को लेके इमेज क्रिएट करो, एआई की मदद से इमेज क्रिएट कर लो, वैसा उनसे याद रख सकते हैं। कितना पढ़ना है आपको? पिछले भाई कम से कम 3 साल तो मिनिमम है। कहां से पढ़ोगे? वोकैब संजीवनी से पढ़ोगे। इसके अलावा और भी मटेरियल बताऊंगा मैं, अगर आप इससे पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड। इसके अलावा फ्री कंटेंट भी दूंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो वोकैब संजीवनी से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको जल्दी है, आप बहुत सारी वोकैब पहले ही पढ़ चुके हैं, तो एक हमारी ये रिवीजन बुक आती है, मैं कहूँगा कि यार ये इस टाइम पर बड़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। कम समय में अगर आपको ऐसी कवरेज करनी है कि कंप्लीट हो जाए, तो मैं इस बुक को हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये उनके लिए जो बच्चे शुरुआत से वोकैब पढ़ रहे हैं, और ये उनके लिए जिनको फटाफट रिवीजन करना। अब तक आपने किसी भी किताब से पढ़ा हो, लेकिन रिवीजन के लिए बेस्ट है यार। आप पाओगे कि 4-5 घंटे पढ़ के भी आप इस पूरी बुक को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। पूरी वोकैब रिवाइज हो जाती है इसमें। पिक्चराइजेशन मेथड उसमें लगा सकते हो आप, चाहो तो पिक्चर अपने दिमाग में बनाना, कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं, वो सब चल सकता है। रूट वर्ड्स और नेमोनिक्स जिनको बोलते हैं, नेमोनिक्स में वही स्टोरी कह सकते हो या कुछ और ट्रिक कह सकते हो, है ना। कुछ लोग एग्जाम्पल की मदद से भी याद रख लेते हैं कि भैया एग्जाम्पल सोच सोच के हर शब्द का एक एग्जाम्पल याद रख लिया, उससे भी याद हो जाता है। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। बाकी उसके बाद में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारी एक प्रैक्टिस बुक अवेलेबल है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे इसकी PDF भी अवेलेबल है। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे जाके ये वाली किताब सीधे ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। ये किताब रहती है प्रैक्टिस के लिए। अब इसका 2nd एडिशन आ रहा है, तो 2nd एडिशन में भी आपको दिख जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं। अभी इसमें 4000 क्वेश्चंस हैं, उसमें क्वेश्चंस और ज़्यादा हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ से कर सकते हो, और नहीं तो इसकी PDF आपकी टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो, आप अगर बुक से करना चाहते हैं, मोबाइल से नहीं,
तो आप बुक ऑर्डर कर लीजिए। अगर आपको ये कि नहीं सर मुझे फ्री करना है, मोबाइल से कर लूँगा, तो टेलीग्राम लिंक आपको पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कर लीजिएगा। प्रशांत सोलंकी इंग्लिश जो टेलीग्राम है वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपका वोकैबुलरी का हो गया पूरा का पूरा, किस तरीके से करनी है। अब बात आएगी कि सर वोकैबुलरी में क्लास कैसे। मैंने आपके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है। कहाँ पे, जो हमारा जिस चैनल पर भी आप वीडियो देख रहे हो इसी चैनल पे, तो वोकैब रिवीजन बैच एक तरीके से। अब ये रिवीजन बैच मैंने इसको इसीलिए नाम दिया क्योंकि इस टाइम पर पूरा नहीं पढ़ पाओगे। ये सीपीओ वाले बच्चों के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट जो है खास करके आप ही लोगों के लिए, इसमें अभी आपको सिर्फ 4 वीडियो दिख रही है, लेकिन चारों बहुत बड़ी बड़ी हैं। अभी आप देखोगे कि जब तक आपका पेपर आएगा उससे पहले मैं इसमें कंप्लीट सिनोनिम एंटोनिम भी कवर करा दूंगा। एट प्रेजेंट अभी इसमें क्या क्या कवर्ड है, वन वर्ड्स हैं, ईडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये सब इसमें कवर्ड है। आगे जैसे जैसे समय आएगा मैं इसमें कंप्लीट सिनोनिम एंटोनिम स्पेलिंग्स सब कवर करा दूंगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें जो प्लेलिस्ट है ना, इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इस प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियोज हैं वो एक चैनल से नहीं ली गई हैं। जो हमारी रैंकर्स गुरुकुल पे वीडियोज रहती हैं वो भी हैं इसमें, जो हमारी अदर चैनल्स पे हमने कुछ डाल रखी हैं, इसमें फ्रेजल वर्ब भी ऐड करूँ, ठीक है। फ्रेजल वर्ब मैंने पढ़ा रखा है तो वो भी ऐड करवा दूंगा। जहां जहां पे मैंने कोई भी चीज पढ़ाई है, चाहे वो किसी भी चैनल पे हो, देखो 6 घंटे 46 मिनट की वीडियो, 8 घंटे 14 मिनट की वीडियो, ये 2.5 घंटे की 2 वीडियोस, तो इनमें ही ऐड करवा दूंगा। एक ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। तो वोकैबुलरी आई गैस मैंने पूरा का पूरा आपका कवर करा दिया कि वोकैब में आपको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं। अब बात कर लेते हैं वोकैब के अलावा आगे क्या है, ग्रामर। भाई ग्रामर में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले ग्रामर क्योंकि अंडरस्टैंड करना है, समझना है, पढ़ना है, तो पहले आपके सिलेबस की जरूरत है। तो कंप्लीट सिलेबस आपको करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के क्या क्या सोर्सेज आपके हो सकते हैं। भाई सबसे पहला तो ये हो सकता है कि इंग्लिश स्पेशल जो वीओडी बैच है आपका, रिकॉर्डेड बैच, आप रिकॉर्डेड बैच से इंग्लिश पढ़ें बढ़िया तरीके से। 799 रुपए की फी में आपका आता है रिकॉर्डेड बैच। क्यों कह रहा हूं मैं लाइव बैच क्यों नहीं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि पेपर में समय कम है। आप अपनी स्पीड के अनुसार सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। लाइफ टाइम वैलिडिटी है आपका, यही प्री के लिए काम आ जाएगा और यही मेंस के लिए सफिशिएंट है। तो प्री हो या मेंस हो दोनों के लिए सफिशिएंट है। तो हाईली रिकमेंड तो मैं यही करूंगा। लेकिन आप कहते हो हमें नहीं जी बैच से पढ़ना, कोई बात नहीं जी, किताब से पढ़ना चाहते हो आप इंग्लिश रामबाण हमारी जो किताब है आप इससे पढ़ लीजिए, इससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट इंग्लिश इसमें भी है। जो बुक से पढ़ना चाहते हैं वो बुक से पढ़िए, जो बैच लेके पढ़ना चाहते हैं वो बैच लेके पढ़िए। अब बात आएगी कि सर आप तो प्रमोट कर रहे हो। बेटा जी अगर आपको फ्री पढ़ना है तो मैंने ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ही दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे भी, मैंने यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनशॉट डाला 45 दिन 45 मैराथन का, बाकी मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूं। मैंने सीपीओ के लिए स्पेशल कंप्लीट इंग्लिश बैच की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर 48 वीडियोस हैं। अब अगेन इसमें भी मैंने बेटा कुछ ऐसे ही रखा है कि हर चीज इसके अंदर आपको मिल जाए। यानी कि जस्ट ये ऐसा नहीं है कि एक प्लेलिस्ट है और एक वीडियो इसमें। आप इसमें देखोगे सबसे पहली वीडियो ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की, मैं कहूँगा हाईली रिकमेंडेड है, जरूर देखना। ये बेसिक्स जैसे ही आपने देखा, फिर डे 1 डे 2 डे 3, इसमें कुछ वीडियो 45 दिन 45 मैराथन से लिए गए हैं। जो वीडियोज ऐसे थे जो कि 45 से ना लेके हमें जरूरत थी 51 दिन 51 मैराथन से लेने की, तो उनको भाई हमने 51 दिन 51 मैराथन से ले लिया है। यानी कि जो हमारा बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है हमने उस कंटेंट को यहाँ पे डाला है। इसमें आपको फ्रेजेस वगैरह, क्लॉजेस वगैरह क्या होते हैं, जो नया पैटर्न आया है वो सब भी हमने यहाँ पे करा रखा है। तो आपको हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कुछ 51 दिन 51 मैराथन की चीजें हैं, कुछ इसमें बाकी हैं। इसमें एक वन शॉट वीडियो भी है। जब आप पूरा सिलेबस एक बार में देख लोगे, मतलब पूरा सिलेबस की वीडियोस देख लोगे, तो आप रिवीजन के लिए वन शॉट वीडियो देख लेना, ये भी अवेलेबल है इसमें PQRS क्लोज टेस्ट यानी कि कॉम्प्रीहेंशन का कंटेंट भी इसी में अवेलेबल है। तो ये एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर आप पाओगे कि इसके अंदर कंप्लीट इंग्लिश आपकी कवर करा रखे, छोड़ के वोकैब को। तो सिलेबस के भाई मैंने 3 सोर्स आपको बता दिए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे तीनों सोर्स। बैच से करना है यहां से कर सकते हैं, बुक से करना है यहां से कर सकते हैं, और अगर फ्री ही चाहिए तो जो प्लेलिस्ट मैंने रिकमेंड करी है उस प्लेलिस्ट से कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि बैच आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मेंस में बहुत काम आएगा, 101% आएगा। 799 हम ना लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं। 799 जब सैलरी आती है ना 70-80 हज़ार रुपये, तब पता लगेगा कि 799 कुछ भी नहीं होते हैं ये, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा लगता है इस टाइम पे, लेकिन एक्चुअली में बाद में पता चलेगा आपको, है ना। इसके बाद में भाई चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने की आपको बहुत ज़रूरत है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए अब आपको क्या करना है भाई, मैंने हर एक चीज़ के लिए चीज़ों को आपका मतलब रखा है ध्यान, जिससे कि हर एक चीज़ आप कर पाएँ। तो अगर आपको करनी है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले
हमने टॉप 50 क्वेश्चंस करा रखे हैं आपके यूट्यूब पे, यानी कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए अगर वीडियो की मदद से करनी है तो हमने यहीं, अगर यहीं पे प्लेलिस्ट आप देखते हो ना, तो ये प्लेलिस्ट आपको दिखेगी इसी चैनल पे, यहीं पे ये देखिएगा, प्रैक्टिस बैच टॉप 50 क्वेश्चंस वाली। इसमें अभी कई सारे चैप्टर्स डाल दिए, 2-3 चैप्टर रहते हैं, वो आपके अगले लगभग 15 से 20 दिन में डाल दिए जाएंगे। तो जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया तो अगला स्टेप आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ से टॉप 50 क्वेश्चंस कर लेने। देखो मैं इस तरीके से चीजें आपके लिए लेके आया हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वहां से कर लोगे। इसके बाद आ जाते हैं भाई, तो टॉप 50 क्वेश्चंस वाली सीरीज है, उसको आपको जरूर देख लेना है ना। इसके बाद में अगर आपको ये लगता है कि सर हमने वीडियो से प्रैक्टिस कर ली है, अब हमें पढ़ने के लिए किताब चाहिए, किताब से प्रैक्टिस करनी है, भैया आप ये जो अभ्यास हमारी किताब आती है ना, ये प्रैक्टिस बुक ही है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस अगर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है इसमें, चैप्टर वाइज भी है, इसमें मिसलेनियस भी है। तो फ्री कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है और ये यहाँ पे है। जो हमारा ये प्रैक्टिस बैच है, इसके आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम, जिससे कि रिवीजन आप कर पाए। अब तक टेलीग्राम पर डाले नहीं है, अब डाल दिए जाएंगे आपके लिए खास करके, ठीक है। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए दोनों सोर्स आपके पास हैं, ये बुक है और ये आपका फ्री प्लेलिस्ट है। इसके अलावा भाई रिवीजन फिर अगली कड़ी है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया, प्रैक्टिस करी, अब रिवीजन भी करना पड़ेगा, तभी तो फायदा होगा। तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, एक तो ये 1 शॉट वीडियो जो मैंने उस प्लेलिस्ट में आपको भी बताई थी रिवीजन के लिए, एक तो ये वीडियो देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बुक से रिवीजन करना है तो ये हमारी एक छोटी सी किताब आती है, साइज बहुत छोटा है, लेकिन आप पाओगे कि लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट इंग्लिश को रिवाइज कर सकते हैं आप। ये दोनों ही छोटी छोटी किताबें हैं साइज में, जैसे ये वोकैब की रिवीजन बुक जो मैंने अभी बताई थी, और ये आपकी इंग्लिश की फॉर्मूला बुक है। तो फॉर्मूला बुक से आप सीधे सीधे रिवीजन कर सकते हैं। अब बात वही आ जाएगी कि सर बुक ना खरीदनी हो तो टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाल रखी है, तो आपके लिए ये बुक फ्री भी है। तो जो बच्चे टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं तो टेलीग्राम पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और पिंड कमेंट में भी है, वहां से देख लेना आप, ठीक है जी। तो बुक भी मिल जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और वीडियोस आपकी अवेलेबल नहीं है। तो रिवीजन का पूरा जुगाड़ है। इसके बाद में जब रिवीजन आपने कर लिया है तो आपको करनी है मिक्स्ड प्रैक्टिस। मिक्स्ड प्रैक्टिस के लिए भाई हमने सीपीओ वॉरियर, हमारी एक किताब आती थी, इस किताब को फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर डाल रखा है। इसको अपडेट करके दोबारा डलवा रहा हूं। अपडेट करके कैसे, जो इसमें पुराने एग्जाम्स थे सीपीओ वॉरियर में पहले से थे वो हमने डाल रखे, जो नए एग्जाम्स हुए हैं उनको भी ऐड करके, ये वीडियो आप देखोगे उसके अगले दिन आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्योंकि मिक्स्ड प्रैक्टिस तो तब करनी है ना, पहले सिलेबस, फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, फिर रिवीजन, मिक्स्ड प्रैक्टिस बहुत बाद में। तो जब तक आप मिक्स्ड प्रैक्टिस पर पहुंचोगे उससे बहुत पहले ही इस बुक को अपडेट करके इस साल के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम इंग्लिश, मतलब प्रशांत सोलंकी इंग्लिश जो हमारा चैनल है, वहां पे ये पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके बाद में बेसिक्स जरूर देख लेना, ये लास्ट हमने ऐड कर रखा था। बेसिक्स से क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। तो ग्रामर का पूरा जुगाड़ है, फ्री हर चीज आपको अवेलेबल है, ठीक है। बाकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है भाई। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हम डेली टेलीग्राम पे एक फाइल देते हैं, द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जाता है, आप देख लोगे हमारे टेलीग्राम पे जाता है और डेली जाती है फाइल, मंडे टू सैटरडे, है ना। तो वीक में 6 दिन जाती है। इसके अंदर क्या होता है, द हिंदू का एक एडिटोरियल होता है, पहले वो एडिटोरियल दिया होता है, अगले पेज पे एडिटोरियल का एक एक लाइन लेके उनका हिंदी अनुवाद दिया होता है जिन बच्चों को ज्यादा दिक्कत है उनके लिए। उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड इसमें क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद में क्लोज टेस्ट होता है। इसके बाद में PQRS होते हैं। इसमें बहुत सारी वोकैबुलरी होती है। इसमें और भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने के लिए शॉर्ट स्टोरी दे रखी होती है, जो कि आपकी इसलिए होती है कि आपकी रीडिंग को इंप्रूव कर पाए, जो बच्चे बेसिक वाले हैं। बहुत कंटेंट होता है इसमें, एडिटोरियल, हिंदी मीनिंग, रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, शॉर्ट स्टोरी, समरी, बहुत कुछ है इसमें। तो ये वाली फाइल आप पढ़ सकते हैं। अब मैं इसके लिए ये करने वाला हूं बहुत जल्द कि YouTube के ऊपर इस वाले एडिटोरियल को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, डेली नहीं, जब जब मुझे नीड लगेगी तब तब। तो ये भी मैं आपके लिए कर दूंगा, चिंता ना करें। दूसरा है कि रीडिंग बूस्टर, अगर आपने अब तक नहीं देखे तो जरूर देख लेना। रीडिंग बूस्टर बाय प्रशांत सर सर्च कर लेना। ये भाई आप अगर देखोगे ना तो आप लिटरली ये फील करोगे कि यार ये वो चीज है जिसकी आपको सच में जरूरत है, मजा आ जाएगा पढ़ के। रीडिंग बूस्टर देखोगे आपकी रीडिंग अलग लेवल पे चली जाएगी, ठीक है। 50 रीडिंग बूस्टर मैंने पहले ही यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आप उनको देखिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो रीडिंग बूस्टर जरूर देख लेना। इसके बाद में क्या है, अगर बुक से आपको चाहिए कॉम्प्रिहेंशन, तो देखो ये दोनों फ्री कंटेंट थे। आप बुक लेना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति अवेलेबल है, जाके आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स इट यार, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए, है ना। तो बुक से करना है तो। इसके अलावा मेरे भाई
मैराथन क्लासेस कुछ हमने ले रखी हैं, कौन सी, ये ले रखी है PQRS की, ये ले रखी है क्लोज टेस्ट की, इन दोनों को देख लेना, इससे भी काम चल जाएगा। PQRS किस लिए? मेंस के लिए, क्योंकि प्री में तो उतने आते नहीं है, ठीक है, मेंस के लिए। तो आप पाओगे कि हर एक चीज हमने करा रखी है, ऐसा कुछ पार्ट है ही नहीं जिसको हमने छोड़ा हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए तैयार करा है। अब बात करेंगे भाई प्लानिंग, क्योंकि ये तो अब तक हमने सिर्फ इंग्लिश की बात करी, और इंग्लिश की बात करने से सब कुछ नहीं होगा। प्लानिंग कैसे करनी है आप लोगों को? सबसे पहले आप 2-4 टेस्ट लगाओ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करो, 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ सबसे पहले। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं आप लोगों से कि मॉक लगाओ? बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप मॉक लगाओगे तो आप ये जान पाओगे कि आप कितने पानी में हो। मान लीजिए मैंने अभी इंग्लिश को लेके काफ़ी सारी चीज़ें बताई, आपने देखा यार इंग्लिश में सर ने इतना कर दिया, वाह मौज आ गई, इंग्लिश ही पढ़े जा रहे हो। नहीं, आपको स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट हैं, चारों के बराबर नंबर है, चारों के लिए बराबर टाइम है, चारों की बराबर वैल्यू है। सिलेक्शन तभी होगा जब बराबर टाइम दोगे शुरुआत में। हाँ, मेंस में इंग्लिश ज़्यादा है तो इंग्लिश को टाइम ज़्यादा देना है, वो सिंपल बात है, लेकिन शुरुआत तो बराबर से करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से सब्जेक्ट पे कितना काम करने की ज़रूरत है, फिर उसके हिसाब से काम करो। जैसे मैथ्स ले लेते हैं सबसे पहले। बेटा मैथ्स में आपने आइडेंटिफाई करा कि कॉन्सेप्ट आते तो हैं लेकिन समय से नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको काम इसी पे करना है। हो सकता है कि आप 50 के 50 क्वेश्चन आपको ना आते हो। देखो एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको 50 के 50 आते थे लेकिन 30 मिनट में 25 करने की क्षमता थी। अरे वो बाकी के 25 आते भी थे तो कौन सा तीर मार दिया? नहीं ना। एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसने पूरा नहीं कर रखा था, उसको क्वेश्चन 40 ही आते थे लेकिन उसके अंदर क्षमता थी कि 30 मिनट के अंदर 40 कर देगा। अब फायदे में कौन रहा? जो 30 में 40 कर पा रहा है वो, जो 30 में 25 कर पा रहा है। बेशक 50 आते रहे हो, करोगे क्या? आपको उस स्ट्रेटजी से चलना है जिस स्ट्रेटजी से मैक्सिमाइज कर पाए आप चीजों को। जैसे इस टाइम पे क्रिटिकल ये हो जाता है भाई, जरूरी नहीं है कि एडवांस की हर चीज को पढ़ लो, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस। आपको पता है कि 30 मिनट में 50 करना बहुत मुश्किल है, तो कुछ जो एडवांस्ड है ना बहुत ज्यादा छोड़ दो। अरे 2-4 क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे आपको, 50 करना मुश्किल रहेगा सबके लिए, छोड़ दो। आप उन चीजों पे काम करो जो इजी क्वेश्चंस हैं, आप उनको फटाक से कैसे कर सकते हो। आप ट्रिक्स पे काम करो। आप काम करो कि कैसे मैं क्वेश्चन को देख के पहचान जाऊं कि इसमें ऑप्शन से जाना है मुझे। आप काम इस चीज पे करो, कैसे मैं ये देख के पहचान जाऊं कि यहां पे मुझे डिविजिबिलिटी रूल से जाना है। कैसे मैं ये देख पाऊं कि मुझे यहां पे यूनिट डिजिट से आंसर कर पा रहा हूं। कैसे डिजिटल सम लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। आप इन चीजों पर काम करो। इससे क्या होगा, क्वेश्चन को आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है इन चीजों की कि क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आ जाए कि इसमें यूनिट डिजिट लग पाएगा कि नहीं, इसमें डिजिटल सम लग पाएगा कि नहीं। आपको कोई बताए कि डिजिटल सम का क्वेश्चन है तो आप कर लो, फिर क्या फायदा उसका? पेपर में कोई बताने वाला नहीं बैठा है। 3 तरीके लगाने के बाद आपको क्लिक करे कि अरे यार डिजिटल सम लगाना, तो क्या मतलब है उसका? क्योंकि टाइम इज वैल्यूएबल और सीपीओ में सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। तो आपको उन तरीकों पे काम करना है, इस तरीके से प्लानिंग आपको करनी है। मैं कह ही नहीं रहा कि आपको 50 के 50 आने चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप जितने आते हैं ना उनको कैसे कम से कम समय में कर सकते हो, ये आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपके दोस्त को आता था, आपको नहीं आता था। आपको नहीं आता था इसलिए आपने स्किप कर दिया, आपके दोस्त को आता था इसलिए उसने 4 मिनट का समय लगा दिया। आप बताइए, आप फायदे में या आपका दोस्त? मैं कहूंगा आप फायदे में, क्योंकि आपको वो आता नहीं था और आप स्किप करके चले गए। जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंदी हैं, कुछ हैं, छोड़िए भाई, क्योंकि वो समय गया अब कि 4 मिनट लगा के भी आप पेपर को टाइम पे कर पाते, क्योंकि अब आप मैथ्स में 1 घंटा या 40 मिनट या 45 मिनट नहीं दे पाओगे। प्लानिंग बहुत जरूरी है इस टाइम पे। सेम रीजनिंग में सीरीज का क्वेश्चन क्लिक नहीं कर रहा है, छोड़ दीजिए काम। पहले तो ये इन चीजों पे काम कीजिए कि सीरीज को देखते ही क्लिक करें। अगर उस पर 2.5-3 मिनट सोचने के बाद में सीरीज क्लिक कर रही है, 10 पैटर्न देखने के बाद में अगर क्लिक कर रहा है तो नहीं। आपको पैटर्न आते हैं, इस चीज पे काम नहीं करना है। आपको काम यह करना है कि कैसे देखते ही पैटर्न का पता चले कि कौन सा पैटर्न है। आपको काम इसी पे करना है कि पहली बार में ही कैसे आंसर आए, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। जो सब्जेक्ट वीक हैं उनको ज्यादा टाइम देना है, जो सब्जेक्ट आपके मतलब ठीक है थोड़े से, उनको थोड़ा कम टाइम देना है। ठीक है, इस तरीके से ही प्लानिंग करके चलोगे तो ही आप चीज़ों पर आगे बढ़ पाओगे। तो मॉक टेस्ट लगा के ये सब समझ आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना है, किसको ज़्यादा देना है। तो प्लानिंग उस तरीके से कर लीजिए। इसके बाद में मेरे भाई प्लानिंग करके क्या आपको करना है, आपको पेपर का टाइम ले लेना है, क्योंकि नवंबर दिसंबर लिखा है तो मान के चलिएगा कि नवंबर के लास्ट में पेपर आपका होना है। 20 नवंबर आप एक डेट मान के चल लीजिएगा कि लगभग होना है। तो यानी कि जितना समय है, सो डेली, वीक, मंथ या डेली वर्क मैनेजमेंट, DWM का 2 मतलब होते हैं, डे
वीक मंथ, यानी कि आप अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए कि एक मंथ में इतना करना है तो एक वीक में इतना करना है, एक वीक में इतना है तो एक डे में इतना करना है। इसी को हम बोल देते हैं डेली वर्क मैनेजमेंट। तो ये जो डेली वर्क मैनेजमेंट है ना, ये आपको करना है। डेली का डेली टारगेट बनाओ कि भैया आज यहां से लेके यहां तक करना है, आज यहां से लेके यहां तक करना है, पूरा का पूरा टारगेट बना के रखो। और डेली का डेली शेड्यूल भी बना सकते हैं कि भैया ये हो गया, टिक मारते जाओ क्या क्या हो गया क्या क्या नहीं हुआ है। फिर कह रहा हूं सिलेबस के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, प्रैक्टिस करके। मान लीजिए एक छूट भी जा रहा है ना कुछ, ठीक है, उसके कुछ कुछ, जैसे मान लो टाइम बहुत कम है, मैथ्स में एक बड़ा सब्जेक्ट है लाइक ज्योमेट्री बहुत बड़ा है, छूट रहा है, जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए, कुछ कुछ ट्रिक्स को याद कर लीजिए, कुछ कुछ फिक्स पैटर्न पे जो क्वेश्चन पिछले 4-5 साल में पूछे गए कि बार बार वही आ रहा है, उनको याद रख लीजिए जिससे कि आंसर मार्क कर पाए। ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है अब इस टाइम पे, इस टाइम पे जरूरत है स्मार्ट बनने की। तो स्मार्ट बन के आपको आंसर्स करने हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखते हुए तो ये आपको ध्यान रख लेना DWM कितने घंटे किस सेक्शन को देने चाहिए या कितने घंटे टोटल पढ़ना जरूरी है। भाई मैं कहूँगा पेपर बहुत दूर नहीं है, मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो यार। ऐसा थोड़ी नहीं है कि यार मैं आपसे कह दूं कि 10 घंटे पढ़ना जरूरी है और 11वें घंटे में आपको उल्टी आने लग जाएंगी, ऐसा तो नहीं है। जितना आप मैक्सिमम एफर्ट डाल सकते हैं डालिए। मशीन तो आप भी नहीं है कि मैं आपसे डेली 16 घंटे कह दूं तो 16 पढ़ पाए, या डेली 8 कहूं तो सिर्फ 8 ही पढ़े। मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, मैं इतनी चीजों को लेकर समझदारी की बातें करता हूं। मैं भी इंसान हूं और मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि किसी दिन 16 घंटे भी हम काम कर लेते हैं तो किसी दिन 4 घंटे भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन है। तो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं, अलग अलग प्रकार के लोग सब हैं। कभी हो सकता है हम थोड़ा कम टाइम दे पाएं, तो कभी हो सकता है थोड़ा ज्यादा। तो बस मैं तो ये कहूंगा कि जिस दिन जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हो दीजिए। फिर भी अपने मन में एक टारगेट बना के रखिए कि भाई मिनिमम 12 तो करने हैं। और 12 मतलब ये नहीं कि सिर्फ 12 पे खत्म, ये है कि ज्यादा से ज्यादा करना है, लेकिन इतना तो टारगेट है ही है कि मिनिमम है। इससे कम किया तो रो जाऊंगा, है ना, कुछ इस टाइप का। इसके अलावा मेरे भाई किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें? भाई बहुत सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट ज्यादा वीक उसको थोड़ा ज्यादा टाइम, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको थोड़ा कम दे दो। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, पेपर बहुत पास में है। जब हम बिगिनर होते हैं तो छोड़ के चल सकते हैं कि शुरुआत में 2 सब्जेक्ट को कर लिया, फिर थोड़े दिन 2 सब्जेक्ट को पुश कर लिया, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। चारों सब्जेक्ट मतलब चारों सब्जेक्ट फिलहाल। मेंस के टाइम पे फिर आप इंग्लिश पे एक्स्ट्रा मतलब फोकस कर लेना, और अभी से भी इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं क्योंकि मेंस में बहुत बड़ा वैल्यू है। किस ऑर्डर में पढ़ाई करें? अरे किसी भी ऑर्डर में पढ़ाई कर लो, क्या फर्क पड़ता है। सुबह सुबह उन चीज़ों को रखो जो चीज़ों को याद करना पड़ता है। सुबह माइंड फ्रेश होता है, इधर उधर की चीज़ें नहीं होती हैं, थोड़ा फ्री होते हैं। लोगों ने हमें मतलब सुनाया नहीं होता है, गालियाँ वालियाँ नहीं दी होती है ना, घर परिवार में होते हैं ना, किसी ने 4 बातें सुना दी, अगले 2 घंटे उसी के बारे में सोच रहे हैं। जब सोचते हैं किसी और चीज़ के बारे में तो चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाता है। दिमाग ने पहले ही 2-4 बातें रिटेन कर ली, उन्हीं को सोच रहा है तो नई चीज़ें नहीं रिटेन करेगा। तो मॉर्निंग में जैसे वोकैबुलरी याद करना है तो उसको करो, जीएस का पार्ट हो गया उसको करो। कोशिश करो कि आफ्टरनून में और इवनिंग में मैथ्स, रीजनिंग और ग्रामर को आप रखो, ठीक है। जो चीज़ें लॉजिकली समझ पाते हैं, लॉजिकली आप कर पाते हैं, उनको थोड़ा सा सेकंड हाफ में रखो। शुरुआत में याद करने वाली, रटने वाली चीज़ें शुरुआत में। इसके अलावा फॉर्मूला चार्ट बना बना के लगा लो जिससे कि वो याद रह जाएं, क्योंकि इस टाइम पर फॉर्मूला चार्ट, ट्रिक्स सीपीओ में सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं, ट्रिक्स, फॉर्मूला चार्ट वगैरह। क्यों? अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा देखते ही आप ये बता पा रहे हैं कि अरे इसका आंसर 2 आता है, तो ठीक है भाई, ये नहीं पूछा जाएगा कि लास्ट में क्या मैटर कर रहा था। सिर्फ 30 मिनट हैं और 50 क्वेश्चन है, सिर्फ 30 मिनट है और 50 क्वेश्चन है, कैसे भी तो निपटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो मैथ्स में कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर गया वही है सिकंदर। इंग्लिश में 50 में से थोड़े भी कम रह गए तो हार जाओगे, इंग्लिश में भी 50 चाहिए ही चाहिए, है ना। बाकी पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है? भाई पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस ही तो पता चलेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कुछ पैटर्न आप पीवाईक्यूज जब करोगे ना बार बार कि पीवाईक्यूज देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पता चलेगा अच्छा ये हर साल आ रहा है, इसकी ये ट्रिक है, याद कर लो, पेपर में मार के आ जाएंगे सीधे। पीवाईक्यूज से ही पता चलेगा, पीवाईक्यूज ही आपको ये बताएंगे कि पेपर में क्या आता है, क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं करे, छोड़ दिए, आपकी गलती है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पीवाईक्यूज आपको करना है। पीवाईक्यूज के लिए क्या करना पड़ेगा मैंने आपको बताया, 21 से लेके 24 तक जो भी पेपर हुए, इवन 20 से लेके 24 तक जो पेपर हुए हैं आपके, उन सब के लिए सीपीओ वॉरियर वाली जो किताब है वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टेलीग्राम पर डाल रखी है, आप उससे पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। तो पीवाईक्यूज आप वहां से कर सकते हैं इंग्लिश के। बात आती है मैथ्स के पीवाईक्यूज कहां से करें। मैथ्स के पीवाईक्यूज के लिए आदित्य सर ने सीपीओ वॉरियर दे रखी है, उनकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, आप उनके टेलीग्राम से उनकी पढ़ लेना, मैं अपने वाले पे भी डाल दूंगा उसको, ठीक है, जिससे कि आपको एक ही जगह पे मिल जाए, ठीक है। तो वो वाली किताब पढ़ लेना। बाकी और चीज़ें कैसे कैसे कर सकते हैं भाई, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला फॉर्मूला और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तो मैथ्स के लिए फॉर्मूला बुक जरूर उठा लेना, क्योंकि उसमें आपको क्या मिलेंगे,
ऐसे ऐसी थ्योरम्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे मतलब चीज़ों को निकाल के निचोड़ मिलेगा, और निचोड़ ही आपको फिलहाल चाहिए चीज़ों का। तो मैथ्स की जो ब्रह्मास्त्र है वो आपके काम आनी है। इंग्लिश में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। रीजनिंग में आपके लिए क्या सोर्स रहना चाहिए, क्या बुक लिस्ट रहनी चाहिए, क्या चीज़ रहनी चाहिए, तो बहुत सिंपल है। देखो, रीजनिंग गुरु थोड़ी मोटी है, सीपीओ वॉरियर, सीजीएल वॉरियर जैसी जो किताब है, सीजीएल वॉरियर विक्रम सर की है, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, उससे काम आ जाएगा। बाकी और जहां से भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन सीपीओ के एकत्रित कर पाते हैं, आप उनसे कीजिए, काम चल जाएगा। ठीक है, तो उन चीज़ों को कीजिए, पीवाईक्यूज करिए, टेस्ट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, जितना ज़्यादा हो सकता है रीजनिंग में सेक्शनल टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। तो क्यों जरूरी होता है पीवाईक्यू? एक तो एक्चुअल एग्जाम लेवल क्या रहता है वो समझने के लिए, इसके अलावा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझने के लिए, किस टाइप का पैटर्न आता है। जैसे सीजीएल में कंडीशनल उतने नहीं आते लेकिन सीपीयू में बार बार आते हैं, कैसे समझ आएगा? जब सीपीयू के पीवाईक्यूज लगाओगे उससे ही समझ आएगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और जो रिपीट क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आप बिना सोचे समझे लगा दोगे, लेकिन वो तब लगा पाओगे जब पीवाईक्यूज को आपने अच्छे से देखा होगा, तो उसके लिए भी। उसके अलावा भाई मॉक टेस्ट आपको, भाई मैं तो कहूंगा कि पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है, मॉक वीक में कम से कम 2 से 3 मॉक लगाएं। मॉक लगाने का तरीका क्या होगा? मॉक लगाओ, एनालाइज करो, और एनालाइज करके, जैसे मान लीजिए आज आपने मॉक लगाया, मैथ्स में आपने देखा कि आप 30 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाए, ठीक है, मान लेता हूँ मैं स्टार्टिंग में। अब आपको ये देखना है कि जो बाकी के 25 क्वेश्चन थे वो क्यों नहीं आप कर पाए, टाइम की वजह से। तो बाकी के 25 का रोल नहीं है, जिन 25 को आपने किया है उनको कम टाइम में कैसे करें, ट्रिक्स सीखिए, कैलकुलेशंस पे काम कीजिए, कुछ चीज़ें याद रख लीजिए। 13 गुणा 19 कितना होता है, 17 गुणा 19 कितना होता है, 17 गुणा 13 कितना होता है। जितने भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, खास करके 10 के और 20 के बीच की, या यूं कहूँ कि 10 के और 50 के बीच की, सारे याद ही रख लोगे ना, बहुत हेल्प मिलेगी। जितना हो सकता है इन संख्याओं को याद रख लीजिए। ठीक है, तो इनके गुणा भाग, जितने ज़्यादा टेबल, कम से कम मुझे लगता है आपके पास 30 तक के टेबल तो ऐसे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। क्योंकि पता है, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर याद करने की जरूरत नहीं है, हम निकाल लेते हैं। मैं अगर आपसे ये कहूं कि 17 गुणा 13 इसको याद रख लो, आप कहोगे क्यों याद रखना है, हम वैसे ही कर लेंगे। 13 सत्ते निकाला, 91 होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा 13 एकम 13, 13 और 9 कितने हो गए? आप कहोगे सर 13 और 9 22, ये निकाल दीजिए। हो सकता है मैंने गलत भी गुणा कर दिया हो, भाई मेरा कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। तो 13 सत्ते 91, 13 और 9 22, ठीक है। अब एक तो तरीका ये कि आपने ये निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, सब निकाल देंगे। लेकिन मान लीजिए रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, आपने देखा एक संख्या ऐसे लिखी हुई है, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या जाएगा? ओहो 221 है, ये तो 17 गुणा 13 है। अगर ये आपको याद है ना, तो आप इसको रीजनिंग में यूज कर पाओगे, सीरीज के क्वेश्चंस में, मिसिंग नंबर में। अगर आपको ये याद है ना, तो हो सकता है मैथ्स में मान लीजिए 2 चीज़ों के फैक्टर करने थे। अब वैसे तो कर करके देखो, भाग दे दे के देखोगे तो टाइम भाग जाएगा। आपको अगर सीधा दिख जाएगा ना, याद होगा, तो इन नंबर्स को तो याद कर लो। 13 गुणा 17 कितना होगा, 19 गुणा 17 कितना होगा, 19 गुणा 13 कितना होगा। क्योंकि जब 5 का, 3 का, 2 का ये टेबल होते हैं ना, ये तो सब आदमी देख लेता है, अच्छा 3 के टेबल का है, अच्छा पीछे 5 है तो 5 के टेबल का है, अच्छा पीछे इवन है तो 2 के टेबल का है। लेकिन जब ये अभाज्य संख्याओं के गुणा होते हैं ना, ये दिक्कत करते हैं, समझ रहे? तो इन चीज़ों को याद कर लेना स्पीड बढ़ाने के लिए। तो मॉक टेस्ट में यही आपको करना है। मॉक टेस्ट में तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाने, क्विज लगाने, और डेली कोशिश करो। तो मैं जो बता रहा था कि आपने देखा कि सर 25 हुए, अगले में बेहतरीन 3 दिन लगाओ, 3 दिन ढंग से मेहनत करो कैलकुलेशन पर, देखो अगले में 30 होंगे। फिर और 5-7 क्वेश्चन का आइडेंटिफाई करो कि और कैसे बढ़े, फिर और 5-7 क्वेश्चन का आइडेंटिफाई करो कि कैसे बढ़े। सेम ऐसे इंग्लिश में करो, इंग्लिश में देखा कि भाई 40 क्वेश्चन हो पाए, बाकी के क्यों नहीं हुए? वो कैब गलत थी, वो कैब में 1 वर्ड्स गलत थे। लगाओ 3 दिन 1 वर्ड्स पे ढंग से रट्टा, 3 दिन बाद देखो इंप्रूव होगा। मान लीजिए ईडियम्स गलत थे, पढ़ो 3 दिन ढंग से ईडियम्स, टारगेट करके पढ़ाई करो, टारगेट बना के। मॉक दिया, एनालाइज किया, ये पार्ट गड़बड़ है, 3-4 दिन मेहनत करी, फिर मॉक दिया, एनालाइज किया, ये पार्ट गड़बड़ है, 3-4 दिन उस पर मेहनत करी, फिर मॉक दिया, फिर एनालाइज किया। इस प्रोसेस पे चलिए। वीक में 2 से 3 मॉक तो मिनिमम है, 3 तो मान ही चल लो, बल्कि में 2 तो मैंडेटरी है एकदम, है ना। इसके बाद में कौन सा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए? पीवाईक्यूज करो, और बाकी कहीं से भी कर लो, जो वीकली मॉक होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पीवाईक्यूज जरूर करो, है ना। इसके अलावा एनालिसिस करना जरूरी है कि नहीं? एकदम जरूरी है, मैंडेटरी है भाई, मैंडेटरी है। पेपर पास में ये मत समझना कि एनालिसिस नहीं करना है, करना है। कितने मॉक देने चाहिए मैंने अभी बता दिया कि वीक में 2 से 3 मॉक दे लो। इसके अलावा मेरे भाई राइट अप्रोच ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट, क्या अप्रोच है? फिलहाल तो अप्रोच का सीन ही खत्म है। अप्रोच ये है कि जो क्वेश्चन आए
कूट दो भाई। अब वो टाइम नहीं रह गया कि 30 मिनट में आप पलट के ये भी देख लोगे कि अच्छा वो क्वेश्चन अब याद आ रहा है। मार्क फॉर रिव्यू और वो सब हो ही नहीं पाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग में तो मार्क फॉर रिव्यू का सिस्टम ही खत्म मान लो। अब तो यही है कि जो हो गया ऑन द स्पॉट आंसर करिए, चलिए ऑन द स्पॉट आंसर करिए और चलिए, क्योंकि 30 मिनट में वो टाइम ही नहीं है कि पलट के अच्छा 3 मिनट बच रहे हो पलट के देख लें। ठीक है, तो डायरेक्ट करते चलिए, कोशिश करें कि रेगुलर बेसिस पे लगाते रहें, ओवरबर्डन ना करें खुद को। ऐसा ना करें कि वीक में 10 मॉक लगा रहे हैं, इतना बर्डन आ गया कि समझ ही नहीं आ रहा, एनालिसिस ही नहीं हो रहा है, वो भी ना करें। अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाएं, क्या पहले अटेम्प्ट करना है क्या बाद में, उसका कोई सेंस नहीं है अब, क्योंकि जो पहले आएगा वही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लर्न टू मैनेज योर टाइम बाय इनकॉर्पोरेटिंग ट्रिक्स अप्रोचेज, जो मैं जब से बता रहा हूँ ये सब चीजें करनी है। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बहुत सारे एडवांटेज है, मुझे नहीं लगता इस टाइम पे एडवांटेज पे ध्यान देना। इस टाइम पे तो ये देखो कि सब कुछ आपका बढ़िया है भाई, मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, छोड़ दो ये सब इतनी सारी बातें जो लिखी हुई हैं, बस ये ध्यान रख लो कि बिना मॉक टेस्ट के नहीं होगा। बस मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके बिना नहीं होगा, बात खत्म। मॉक एनालिसिस मैंने बता ही दिया, अटेम्प्ट करने के बाद में एनालाइज करो अपनी परफॉर्मेंस, कहाँ पे क्वेश्चंस गलत रही हुई। कब एनालाइज करना है, पेपर के तुरंत बाद एनालिसिस पे लग जाओ, क्योंकि उस टाइम पे माइंड में रहता है कि कोई चीज़ गड़बड़ हुई थी, किस वजह से हुई थी, माइंड में क्या दिक्कत थी, तुरंत लग जाओ। कितना टाइम देना चाहिए, जितना टाइम दे पाओ दो, लेकिन एनालिसिस होना चाहिए प्रॉपर, एक एक क्वेश्चन का, जो सही किए उनका भी, जो गलत किए उनका भी। खास करके सीपीओ में सही किया है, लेकिन मान लीजिए बाकी सबने क्वेश्चन करा 25 सेकंड में, आप कर रहे हो 35 सेकंड में, 10 सेकंड खा गया, उसको एनालाइज नहीं करोगे क्या, करना पड़ेगा। बाकी सबने क्वेश्चन किया 20 सेकंड में, आपका खा गया 55 सेकंड, एनालाइज नहीं करोगे क्या, करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन इवन आपने सही करें उनको भी एनालाइज करो, उनमें भी देखोगे कैसे टाइम बचा सकते हैं। इवन अगर ऐसा क्वेश्चन है कि बाकी सबने किया 35 में और आपने कर लिया 25 में, अगर आप बाकी सबके टाइम से 10 सेकंड बचा सकते हो तो देखो कि 5 और बच सकते हैं क्या, कोशिश करो। हर चीज को एनालाइज करना है, हर चीज को देखना है। इसके अलावा अपनी स्ट्रेटजी को फिर से डिफाइन करो, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, छोड़ो ये। ठीक है, सिली मिस्टेक्स और अवॉइडेबल मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो कि भैया ये मिस्टेक है, आगे से ये नहीं करनी है, अगले मॉक में उनका ध्यान रखो कि ये सिली मिस्टेक है, इसको मैं अवॉइड कर सकता था और मैं अवॉइड नहीं कर पाया। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई अपनी स्पीड बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओगे वो आपको मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, बाकी नेगेटिविटी से कैसे बचें इस टाइम पे, देखो सिंपल सी बात है, इस टाइम पे बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है कि भैया क्या करें, पढ़ें नहीं पढ़ें, सब गड़बड़ चल रहा है, सब खराब चल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अरे एक सिंपल सी बात समझ लो, चारों तरफ कितनी भी नेगेटिविटी है, इस पेपर को देने के अलावा कोई और ऑप्शन है? पढ़ाई करने के अलावा मान लीजिए आप पढ़ नहीं रहे हो, दुनिया भर की नेगेटिविटी से आप प्रभावित हो और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या पढ़ाई ना करके कोई तरीका है कि आपका कुछ भला हो जाए? क्या बिना पढ़ाई के जीवन सुधर सकता है? ये सवाल अपने आप से पूछ लो। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं ये पेपर की तैयारी छोड़ के ये काम कर लेता हूं, इससे मेरा जीवन सुधर जाएगा, इससे मेरा परिवार का जीवन सुधर जाएगा, आप वो काम कर लीजिए, छोड़ दीजिए पढ़ाई। और अगर आपको पता है कि नहीं जी एकमात्र तरीका फिलहाल मेरे पास ये है कि मैं मेहनत करूं, आगे बढ़ूं और जीवन में एकदम सारी चीजें बदल के रख दूं, और उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ के जॉब ही लेनी पड़ेगी, अगर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, दूसरा विकल्प ही नहीं है, तो दूसरी जगह सोचने का मतलब नहीं है, चाहे नेगेटिविटी कितनी भी क्यों ना आ जाए जीवन में। लेकिन जब हमें पता है कि एकमात्र तरीका हमारे जीवन में फिलहाल यह है कि हम कैसे, मतलब एकमात्र तरीका हमारे लिए यह है कि कैसे भी करके सरकारी नौकरी ले लें, कैसे भी करके सरकारी नौकरी लें। सरकारी नौकरी लेने के लिए लाखों में रुपए देने वाला सिस्टम तो खराब ही है, पैसे भी दो, पकड़े भी जाओ खामा में, है ना, वो चीजें तो गलत है, कानून अपराध है। तो एक ही तरीका बच्चा, मेहनत करो, पढ़ाई करो और नौकरी लो। सिस्टम आज खराब है, जरूरी नहीं है कल हो सकता है कल सब कुछ अच्छा हो जाए, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो फिर तब पढ़ना शुरू करोगे क्या? और या फिर एक बात बताइए, चारों तरफ सब कुछ खराब है और आपने अगर पढ़ाई कर ली तो नुकसान हो जाएगा क्या? अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो आपको 50 जगह से 50 तरीके की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो ऐसे ही जीवन भर स्ट्रगल करते रहोगे, लड़खड़ाते रहोगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पॉजिटिविटी से बस एक बात सोच लीजिए कि भैया अभी नहीं तो कभी नहीं, आज और अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, कोई टाइम वेस्ट मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है पढ़ाई कीजिए। और अगर फिर भी लगता है कि कहीं डाउट आपको रहता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी प्रशांत_सोलंकी_English, उस पर मैसेज कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करने को तैयार हूं। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, लॉजिकल लगी हो बातें तो शेयर जरूर करें। और मेरे भाई
चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहा है, मिलता रहेगा। बाकी मैंने ये जो प्लेलिस्ट की बताई थी, ये सारी प्लेलिस्ट स्पेशली आपके लिए बनाई हैं। एक बार फिर से प्लेलिस्ट को मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये 3-4 प्लेलिस्ट है, एक तो वोकैब रिवीजन वाली, एक सीपीओ के लिए स्पेशल जो है, और एक ये प्रैक्टिस बैच वाली। जिन बच्चों को रीडिंग बूस्टर देखना है तो रीडिंग बूस्टर की भी यहाँ पे प्लेलिस्ट है, इसमें और वीडियोज ऐड करवा देंगे दूसरे चैनल पे, क्योंकि पड़ी हुई है ना, तो ये सब हो जाएगा। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें फटाफट से। टेलीग्राम का लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, सब कुछ आपके पास में अवेलेबल है। अब जरूरत है आप लोगों को मेहनत करके आगे बढ़ने की। मेरी तरफ से जो भी चीजें मैंने बताई हैं, हर एक चीज पर मैं कमिटेड रहूंगा। आप अपनी चीज को लेकर कितने कमिटेड हैं ये कमेंट करके बताएं। आप में से कौन बच्चा है जो शपथ लेता है कि आज से, अभी से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए 2 गुनी नहीं, 5 गुनी नहीं, 50 गुनी नहीं, 100 गुनी, 1000 गुनी जो मेहनत करनी पड़े वो करने को तैयार है। अगर आप तैयार हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, आग लगा देंगे, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।